हेलो साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैक्सिमम आप लोगों ने हमारे सारे के सारे सेशंस देखे होंगे और जनरली प्राइवेट में। तो आज अपना ना तो सेटअप है, यानी कि स्टूडियो भी किसी और का है जहां से ये क्लासेस रिकॉर्ड होती है, कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस पर। तो डिले होने के कारण या समय अभाव के कारण एक दिन में या जो भी समय मिलता है उसमें कई सारे लेक्चर या सेशन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो उसी के अनुक्रम में और सोचा कि आज आप लोगों के थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। और चूंकि ये यूपीएसआई में जो है आप लोग जो है इसी की तैयारी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आज स्लो मूवमेंट में आप लोगों से वार्ता करेंगे, जिससे कि एक एक बात को, एक एक हमारे विचार को आप लोगों के दिमाग और दिल में उतरे और आप मोटिवेट हो। हर एक व्यक्ति की अपनी संघर्ष की कहानी है। संघर्ष जॉब से पहले भी होता है, जॉब के बाद में भी संघर्ष ही चलता रहता है पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों से वार्ता, कम्युनिकेशन, एक परिवार के रूप में जुड़ना एक माध्यम। और हाँ, कि कभी कभी ये दिल करता है कि ये चीज़ें या सिलेबस के ये बिंदु, इन पर थोड़ी सी विस्तृत एक चर्चा कर ली जाए, तो हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो यूपीएसआई की अपकमिंग वैकेंसीज हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ हो। साथियों, उसी के ही अनुक्रम में जो है आज, अब मैं डायरेक्ट अगर सिलेबस पे आऊं तो कंटेंट भी कोई बस मेरा डायरेक्शंस है, चीज़ें बताते हैं, तो ये सब थोड़ा सा सपोर्ट है। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस, चूंकि ये जो है यूट्यूब पर एड फ्री और निशुल्क, और ये आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी तरीके से किसी भी अदर सोर्सेस से धनोपार्जन नहीं कर सकता, यानी कि अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब कि ये जो कंटेंट या जो भी चीज़ें हमारी आपकी वार्ता है वो यूट्यूब पर होगी, वो किसी भी पेड प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं है, क्योंकि वो सर्विस रूल और मैनुअल के अगेंस्ट है। और अलाउ नहीं होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि वो किसी भी अदर सोर्स से धन का अर्जन करे। बहुत सारे बच्चे चूंकि इस पॉइंट पर कमेंट अपने अपने विचार से करेंगे, स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार है। मेरे जो दिल में आया वो मैंने बोला। साथियों, एक पॉइंट था जिस पर मेरे माइंड में आया कि क्यों नहीं, जिस तरीके से हमारा 4 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइड है, आज थोड़ी सी स्लो स्लो वार्ता करेंगे। क्योंकि हमारा भी अभी छोटा परिवार है, मैं 1 डेढ़ महीने से ही अभी यूट्यूब पर हूँ। हालांकि इससे पहले कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस जो है, इसका उद्देश्य ही बिल्कुल एक बच्चों से जुड़ने का, एक सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को, आपके विचारों से रूबरू होने का, और कुछ अपनी बातों को, कुछ अपने दिल की बातों को कहने का एक प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, जब मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ अपने विचार, कुछ अपनी इच्छाएं, भावनाएं अपने विद्यार्थियों, बच्चों के सामने प्रकट करें, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में उपनिरीक्षक के पद पर जो वैकेंसी है उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि इसमें दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि आप लोग थोड़ा सा अब वो बातें सुनना पसंद करेंगे जो कि संघर्ष की हैं, मोटिवेशनल हैं। तो दो लाइनों में मैं थोड़ा सा कभी और सेशन में जो है हम अपने ही व्यक्तिगत संघर्ष या हमारे जो भी दोस्त हैं उनको लेकर के स्टूडियो में आएंगे जब समय मिलेगा, तो बहुत सारी वार्ता करेंगे और अपनी भी कुछ बातें बताएंगे कि इससे पहले क्या करते थे प्राइवेट, या कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स का सिस्टम रहा, और पारिवारिक की स्थितियां, परिस्थितियां किस तरीके से कहाँ तक का संघर्ष
तो मैं बता दूं कि 2015 का पीएनओ हमको मिला, यानी कि ये हमारा रिक्रूटमेंट 2011 में 4010 की जो डायरेक्ट सीधी भर्ती में हुआ। और आप जानते ही हो कि यूपीएसआई में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि उस समय प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और ग्रुप डिस्कशन, इसके साथ साथ फिजिकल में 10 किलोमीटर की रनिंग का भी पार्ट रहा 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर रहा। इसी कारण से अगले 2016 की परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही एग्जाम इसलिए रखा गया और सेक्शनल कट ऑफ जो 4 पार्टों में था उसमें 50% किया गया, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहा। आगे 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुआ 9534 का, उसमें इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ 35% रखा गया। तो अब जो है आगे, अभी ऑथेंटिक ना तो सिलेबस में कोई चेंज है, सेम एज इट इज 2021 का सिलेबस है साथियों। संघर्ष के बिंदु पर, यात्रा के बिंदु पर थोड़ी सी लंबी जर्नी है हमारी। अब मान के चलिएगा कि 38-39 ईयर के करीब हमारी एज अगर उम्र हो रही है, तो थोड़ा सा जर्नी कहीं न कहीं और भी रही होगी साथियों। और इसमें भी अगर 2015 से इन्वॉल्व हूँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि लगभग 8 साल के करीब, यानी कि 2017 में ज्वाइनिंग है, तो 8 साल के करीब जो है इसमें भी एज ए उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर सेवा देते हुए साथियों। कहने का मतलब साथियों अब बस इतना है कि जो आप लोग थंबनेल भी देख रहे होंगे, तो बार बार माइंड में ये आता है कि थोड़ी सी 2-4 लाइनें उस पॉइंट पे बताएं जिससे कि आप मोटिवेट हों, या फिर डायरेक्ट जो है जो मैं कहने के लिए आया हूं, जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जो एक मेरा मोटो है, मेरा उद्देश्य है, वो बात आपसे कही जाए साथियों। तो चलिएगा, कभी अपने संघर्ष की या अपने दोस्तों के संघर्ष की कहानियां और संघर्ष के बाद की कहानियां थोड़ा सा कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि पारिवारिक रूप से बाद में भी 1, 2, 3, 4 यानी कि हमसे छोटी 4 सिस्टर, तो उनकी जिम्मेदारी निभाने के बाद और भी सारी चीज़ें आफ्टर जॉब, ये सारा संघर्ष रहता ही रहता है साथियों। विस्तृत चर्चा, कभी इमोशनली बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम और आप लोग जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से जुड़े हुए, और ज़्यादातर बच्चे हमारे ग्रामीण ही तो हैं, गांव के रहने वाले हैं, और उनकी अपनी अलग अलग स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं। तो साथियों, ये जॉब एक ड्रीम जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हार्ड वर्क तो देखिएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार किसी भी जॉब को लेकर के हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह जैसी चीजें थोड़ा सा अलग हैं, वो बिंदु पर सारे बच्चों के परिवार खरे नहीं उतरते हैं, कैपिटलिज्म का भी कोई पार्ट होता है साहब, तो उस पर अलग विषय है। आज हम ये जो तांडव सीरीज है वो 15 से 20 मिनट, इसका मकसद क्या है कि हम ये चाहते हैं कि पर डे या एक आध दिन का गैप भी हो सकता है, तो 15 या 20 मिनट के लिए हम आप लोगों को उन बिंदुओं पर या सिलेबस के उन पार्टों को लेकर के आए जो कि थोड़े से पुलिस से रिलेटेड हैं और प्रैक्टिकली है। जैसे मान के चलिएगा कि अगर रीजनिंग का जो पोर्शन है, जो सेक्शन है रीजनिंग, जिसको एक लाइन में बोल देते हैं, तो दरअसल उसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक, ये 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप आज अगर सिलेबस ओपन करके देखेंगे तो उसमें स्पष्ट अंकित है। अब हमारा उद्देश्य क्या है साथियों कि सबसे पहले अब जो मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट है, इसमें भी 13 टॉपिक हैं। अभी हम इस पीपीटी में आगे बढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये 13 टॉपिक जो है ना साथियों, अगर इसमें 40 क्वेश्चन है तो मैं 12 या 13 क्वेश्चंस या 10 से लेकर के 13 तक, प्लस माइनस भी हो सकता है, ये क्वेश्चंस केवल मानसिक अभिरुचि से पूछे जाएंगे।
इसका सिलेबस थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, ये 13 जो है पॉइंट थोड़े से प्रैक्टिकली है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब जो है उन्हीं प्रैक्टिकल के बिंदुओं पर आज चर्चा करें। दूसरा बिंदु हमारा यह है कि अगर जो है मूल विधि है और संविधान का पोर्शन है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन संविधान से ही रिलेटेड आते हैं, आप उस पर फोकस करिएगा। और सारे टीचर्स या जहां से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, जहां से भी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के समय में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। जहां से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, आप वहां परमानेंट रेगुलर उस संस्था से जुड़िएगा। तो मूल विधि के पॉइंट पे मुझे कुछ प्रैक्टिकली चीजें नजर आ रही जिनसे 4 या 5 क्वेश्चंस एवरेज पुटअप होने की संभावना है, थोड़े से प्लस माइनस भी हो सकते हैं, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है उसका उस समय माइंड क्या कर रहा है। तो अब अगर 5 या 6 क्वेश्चन मान के चलिएगा मूल विधि के पॉइंट पर हैं, और 10 से 12 या 13 क्वेश्चन जो मान के चलिएगा कि केवल रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि पर हैं, तो 10 और 3 13, और 13 ही क्वेश्चन एवरेज में लगा करके चल रहा हूं, और 2.5 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं ये 13 क्वेश्चन साथियों जो है ना, आपकी अंतिम चयन सूची में आपका अपना नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए ज्यादा ही बेहतर रोल प्ले करेंगे। तो इस पर जो बच्चों के लिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस बिंदुओं पर लाभ लें, और जो 13 विषय हैं इन पर क्रमवार हम कीवर्ड, इसमें लिखा हुआ है कि हम आपको कीवर्ड उपलब्ध कराएंगे कि बेटा ये ब्रीफ है, अगर डिटेल में अध्ययन करना हो तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम थोड़ा सा अपना लेवल और इंक्रीज करेंगे, डीप में जाएंगे। तो अब जो है उसी पॉइंट पर साथियों वार्ता करेंगे। और मैं जानता हूं कि आज फिर आपके दिल में यही कह रहे होंगे कि सर एक स्टोरी, कोई एक रियल स्टोरी आ जाए, कोई जॉब का एक्सपीरियंस आ जाए। तो आज जो भी हमारे पास अभी कंटेंट अवेलेबल है, सबसे पहले आज हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन में स्टूडियो में ऐसा नहीं है कि हम लोग रेगुलर आते हैं, और ऐसा संभव भी नहीं है, और सब कुछ अपना नहीं है साथियों, सब कुछ संबंधों का है। तो जब हमको स्टूडियो ओपन होता है, खाली मिलता है, ब्लैंक मिलता है, तब ये जो क्लासेस रिकॉर्ड होती है, बड़े ही मन लगा करके आप जो है आज हमसे जुड़ेंगे। और ये कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस, तो ये CWC के नाम से एक उद्देश्य भी यही है कि केवल और केवल आपसे वार्ता करनी है, मोटिवेट करते रहना है आपको लगातार, और कुछ न कुछ जो रियल स्टोरी भी लाते रहेंगे आप लोगों के सामने, जिससे कि आप लोग बूस्टअप होते रहें। ये 10 से 15 मिनट का समय हमारे चैनल पे आप लोग आए, वो केवल इस बिंदु पे आए, चलिए यार कोई मतलब जो है आप समझ गए मैं क्या बोलूं, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए आए। तो अब जो है अनावश्यक थोड़ा सा जो है, अब मैं इसी पॉइंट पर आता हूं और इस PPT की शुरुआत करूंगा साथियों, और आपको समझाऊं कि वो 13 जो है टॉपिक कौन कौन से हैं, और अब इन पर किस तरीके से जो मैंने 12 से 13 क्वेश्चंस को जो एनालिसिस किया है वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए साथियों। बात करते हैं। देखो साथियों, एक एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स फॉलोइंग, यानी कि वो ये जानना चाह रहे हैं, हमारे जो है महोदय जो परीक्षक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका व्यू, आपका मानसिक जो है दिल और जो दिमाग है, वो इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर आप क्या अपने विचार या क्या सोच रखते हैं। उन्होंने पहला टॉपिक जनहित लिखा, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट। चूंकि हम जनहित में ही काम करेंगे, तो जब भी ट्रांसफर से संबंधित कोई भी गश्ती, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते, जब जारी होती तो उसमें यही लिखा होता है कि जनहित में आपका स्थानांतरण। ये जनहित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो जन और हित, बहुत ही साधारण सी बात है कि लोगों का ही तो सब इसमें हित। तो वो जनहित जो है उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है,
ये महोदय हमसे जानना चाह रहे हैं, और इसी पॉइंट पर एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पीआईएल क्या संवैधानिक संस्था है, या किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ, कहां से उसका उद्भव हुआ, कौन कौन से चीफ जस्टिस इंडिया उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में, अपने विचारों में उनको समाहित किया, और कौन कौन से उससे संबंधित निर्णय निर्णीत किए गए, यानी कि जो जजमेंट थे वो आए। अगला पॉइंट साथियों है कानून एवं शांति व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। और यही हमारा लॉ एंड ऑर्डर, यही तो हमारा काम है कि साहब लॉ और ऑर्डर, समझ में आ रही बात। यानी कि जो लॉ है, कानून है, जो विधि है, तो विधि संविधान में भी परिभाषित है। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, और फंडामेंटल राइट्स में जब आप जो है अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे, और उसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है कि विधि क्या है, तो आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि कम्युनल हार्मनी। अब हमारे देश में तो सांप्रदायिकता जो है, अब संविधान में तो सेकुलरिज्म की बात है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन इंट्रोड्यूस किया गया प्रस्तावना में। ये थोड़ा सा डिबेट का विषय रहता है हमेशा, लेकिन चूंकि राज्य जो है वो जो है धर्म उसका व्यक्तिगत नहीं है, उसके लिए सारे धर्म बराबर हैं। और राज्य क्या है, इसकी परिभाषा संविधान के आर्टिकल 12 में, यानी कि आपने पढ़ा संसद, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंटर गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी, ठीक है ना, पंचायत लेवल पे, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन। और जो छूट गया ना, उसको भी उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा कि साहब इसको भी राज्य कहेंगे, इसको भी राज्य कहेंगे, इसको भी स्टेट कहेंगे। तो ये अपना फिर एक अलग विषय है थोड़ा सा। तो आर्टिकल 12 यानी कि उसमें राज्य की डेफिनेशन के बारे में हमने 4 लाइनें बोली, आप समझ गए होंगे कि राज्य क्या है। क्लियर हो गया। राज्य का मतलब केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, ये अपना अलग विषय, लेकिन राज्य की जो रियल डेफिनेशन है वो संविधान के आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 में दी गई है, जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि किन किन संस्थाओं को, किन किन बॉडीज को राज्य कहेंगे। बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। इस पे फिर जब टॉपिक लाएंगे तो कम्युनल पॉइंटों पर बात करेंगे, संवैधानिक रूप से, है ना, सारे के सारे अनुच्छेदों को जोड़ेंगे, चाहे अनुच्छेद 25 से लेकर के 29 तक, ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट्स में है ना, रिलीजन फ्रीडम वगैरह, ये सारी चीजें प्रस्तावना के पॉइंट पर या जहां जहां से जो भी चीजें मिलेंगी उनको कंपाइल करते हुए, ऐड करते हुए लेकर के आएंगे, और फिर इस टॉपिक को एक पर्टिकुलर डिटेल में ला करके इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। साथी आगे बढ़ते हैं। अपराध नियंत्रण, साहब क्राइम का अब मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि देखो सब इंस्पेक्टर जो है ये बैकबोन है, और आरक्षी जो है उसके राइट और लेफ्ट हैंड है। तो फील्ड में तो, वर्किंग बॉडी में तो ड्राफ्टिंग आप ही को करनी है, इससे ऊपर तो सबमिशन और रिकमेंडेशन होता है, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सारे लोग ग्रेजुएट कंप्लीट करके ही आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। अपियरिंग या जो भी बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या माँ बीटेक कर रहा है तो फोर्थ ईयर में, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपका ग्रेजुएशन, तब तक आप इसके फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर कट ये भी बात आप लोगों को बता दें कि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, जिस दिन भी नोटिफिकेशन या फॉर्म फिलअप होगा, वो कंप्लीट वाला ही बच्चा उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएगा। फाइनल ईयर की मार्कशीट उसके हैंड में चाहिए, ग्रेजुएशन की, उसके समकक्ष। बात समझ में आई। चलिए साथी, क्राइम कंट्रोल, इस दिन उस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। हमारा काम ही यही है कि क्राइम, अपराध का नियंत्रण करना, और अगर क्राइम कमिट हो गया तो साहब फिर अरेस्टिंग से लेकर के, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के, और जुडिशरी के समक्ष उनको पेश करना। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, चाहे आप चार्जशीट करें मामले को, एफआर, अंतिम रिपोर्ट,
या एक्सपंज करें, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग क्राइम हेड की अलग अलग टाइप से इन्वेस्टिगेशन होती है। जब आप लोग सिस्टम का पार्ट बनेंगे, आप लोग इसको विस्तृत समझेंगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। चैलेंजिंग है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं, यानी कि एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी। साहब अब अनुकूलन की जो क्षमता है ना, ये इसको डेवलप करना है। ये अनुकूलन की क्षमता का मतलब साहब विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढालना, विषम परिस्थितियों में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, इसे ही कहते हैं साहब अनुकूलन की क्षमता। आप लोग शायद हमारी बात को समझ रहे होंगे। अगर मैं इंप्रूव करूं अपनी भाषा को या किसी भी चीज को, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे। बात अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो भी कमेंट करेंगे और ये कहेंगे कि भैया जी कुछ इसमें इंप्रूव करो, कुछ सुधार करो, भाषा में थोड़ी क्लिष्टता है, सरल भाषा में थोड़ा स्लो बोलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में। इन सब पर जब आप सजेस्ट करेंगे, तो जो भी सजेशंस होंगे उनका मैं हार्टली वेलकम करूंगा, क्योंकि आपके सजेशंस आपके अकॉर्डिंग ही होंगे, हमारे अकॉर्डिंग कोई बाउंडेशन आप पर नहीं है। आप जो कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आएंगे। अब बात को समझ गए साथियों यहां तक? तो अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, अब देखिए साथियों, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर पर, यानी कि अब प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की बात है, वो बेसिक लेवल पर है। तो इसे मुखबिर कहते हैं पुलिस की भाषा में, कि मुखबिर है ना, आपका मुखबिर तंत्र जो है वो डेवलप है या नहीं है। अभी आज थोड़ा सा सर्विलांस के माध्यम से टेक्निकली हम लोग स्ट्रांग हैं, तो उस पर भी वर्क होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम जो है मैनुअली वर्क करेंगे, तो हमारा मुखबिर तंत्र कितना मजबूत है, ये किसी भी सब इंस्पेक्टर या पुलिस प्रशासन की सफलता का भी एक सीक्रेट है, एक राज है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुखबिर है ना, जो इन्फॉर्मर है ना, वो बिल्कुल लॉ में है, ठीक है ना, कानून में है, एविडेंस एक्ट में है उसकी व्यवस्था। और उसका नाम ओपन करना वो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कानून में ही ये लिखा हुआ है, लॉ में ही लिखा हुआ है कि साहब आप जो है मुखबिर के नाम को ओपन नहीं करेंगे, कहीं चर्चा नहीं करेंगे। तो बहुत सारी हम लोग मेमो बनाते हैं, जैसे फर्द कहते हैं अपनी भाषा में, चाहे वो रिकवरी मेमो हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो उसमें ये स्पष्ट अंकित किया जाता है कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली। तो जो जरिए मुखबिर खास है ना, बस यही शब्द है, और वो कौन है, क्या है, कैसे है, ये लॉ में बाउंडेड है, ये जानने का अधिकार किसी को नहीं है। चलिएगा, आप समझ रहे, धीरे धीरे करके हम आपको कहानी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। अब साथियों, पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम पर एक टॉपिक, फिर इस पर भी वार्ता करेंगे कि किस तरीके से पुलिस प्रणाली जो है हमारा, पुलिस का ओरिजिन कहां से है, पुलिस का ओरिजिन कहां से है, पुलिस की नीड क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के विषय में इसको राज्य सूची में क्यों रखा गया, और राज्य सूची में रखा गया तो फिर इसके वेतन और भत्ते किस पर धारित किए गए। तो ये सब कहानियां हैं, तो इस पर भी आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम आपको टॉपिक को बड़े प्यार से समझा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो मुझे लग रहा है कि आज का सेशन तो इन टॉपिक पे ही जाएगा। चलिएगा साथियों, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। तो अभी समकालीन का मतलब जिस समय आप जॉब में आएंगे, जिस समय मैं जॉब कर रहा हूं, यानी कि समय समय पर। कंटेम्पोरेरी पुलिस इश्यूज क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेज हैं, तो साहब समय समय पर जो है उस समय क्या कानून व्यवस्था, या उस समय लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे मेंटेन करेंगे कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो कल नहीं रहेंगी, जो कल की परिस्थितियां हैं वो परसों नहीं रहेंगी। और परिस्थितियां तो साथियों बदलती ही रहेंगी और बदलती रहती हैं। सांप सीढ़ी का गेम
तो सारे लोग लूडो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी तो खेलते हैं। तो सांप सीढ़ी में आपने देखा होगा कि जो सांप और सीढ़ी, तो सीढ़ी जो है आपको जंप कराती है, ऊपर ले जाती है, और सांप जो है वो जहां पर मिल जाता है वो आपको नीचे ले आता है। ये जिंदगी भी ठीक इसी तरीके से चलती है। और एक खतरनाक जो है सर्प, सांप, सर्प, अब तद्भव तत्सव, बस केवल एक थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करने के लिए है कि कभी कभी बच्चे बोले सर आपने सांप बोल दिया, या बहुत सारे शब्द ऐसे कम्युनिकेट करते करते आपने ये बोल दिया। तो क्रिटिसाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इंप्रूव करूंगा साथियों। तो सर्प जो है ना साथियों, 99 वाला जो एक 99 पे बैठा हुआ है, जो कि ठीक 100 जो हमारा टारगेट है ना उससे पहले है। मैं यूपीएसआई के पॉइंट पे भी आप बता देता हूं, उस 99 वाले से ज्यादा सावधान रहना। जब आप 99 वाले पे पहुंच गए और उससे जो है बिल्कुल बच के रहना है ना, वो आपको बहुत नीचे लाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए और लास्ट में एक ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए जो कि 99 वाला हो, और आप अंतिम चयन सूची के बिल्कुल करीब हैं, सिलेक्शन में बेहतर प्रिपरेशन है आपकी, और पता चल रहा है कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ गई, उसको जरूर मैनेज कर लेना। प्लीज 99 वाले से जरूर बचना, ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद में फिर ऊपर चढ़ना फिर बड़ा थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा नहीं, मैं तो कहता हूं मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है ऐसा, थोड़ा सा फिर टफ हो जाता है साथियों। चलिए, कहानी की तरीके से आप लोगों को ये बात बताई, आशा करता हूं कि आप लोग ये सांप सीढ़ी को ना समझ करके आप वही बात समझे होंगे जो मेरे दिल में और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, कि ये सांप सीढ़ी नहीं, दरअसल एक जिंदगी की सीरीज है, उसकी सीढ़ी है ये, उस पर चढ़ना। व्यवसाय के प्रति रुचि, बिल्कुल साहब, जिस प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या उसमें आपकी रुचि है? तो बिल्कुल साहब, अगर रुचि नहीं है तो क्यों आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे? क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर जाता है, और इसके कंटिन्यू और भी मैं दूसरे टॉपिक पे भी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, वो कंटिन्यू चैनल पे आएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा अपना कुछ नहीं है, जिस दिन समय मिलता है उसी दिन, एक आपने देखा होगा एक ही ड्रेस में 3-3 4-4 5-5 वीडियो आते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि क्या टीचर है कि कोई ड्रेसेस, कुछ कपड़े हैं कि इनके पास प्राइवेट भी नहीं है। उसका भी कारण यही है कि साथियों जिस दिन आए उस दिन कंटेंट लिया और सारा का सारा जो है क्रम से फिर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं रेगुलर, फिर आपकी आवश्यकता के अनुसार या जैसा भी सजेस्ट करते हैं तो उसी के अनुसार जो है उसमें वीडियो रेगुलर आते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब देखिएगा मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। एक एक टॉपिक, मेंटल टफनेस यानी कि भाई अब क्राइम कंट्रोल करना है, ठीक है ना, क्राउड कंट्रोल करना है, भीड़ नियंत्रण है। दरोगा जी अकेले अगर सब इंस्पेक्टर महोदय खड़े हैं, पब्लिक अगर है, तो कम्युनिकेशन लेवल, आपकी वार्ता का स्तर बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, और उस क्राउड की, उस भीड़ की मनोदशा को तो समझना ही है ना, उसकी मेंटल लेवल किस लेवल का है, और स्टूडेंट्स हैं या फार्मर्स हैं, किसानों का कलेक्शन है, किस कैटेगरी श्रेणी में विभाजित करना, उसी तरीके से उनके मानसिक स्तर को समझते हुए, मानसिक जनोभावना को समझते हुए उनसे वार्ता करना, पोलाइट रहना, दृढ़ रहना, अच्छी भाषा का यानी कि लैंग्वेज शानदार होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और इस तरीके से वीडियोग्राफी हो जाती है पुलिसिंग के पार्ट पर कि वो वायरल हो जाते हैं, आप देखते हो कि उनकी एक्टिविटी, ये सब यही चीजें हैं। ये इसीलिए तो हमारी प्रशिक्षण है, इसीलिए तो इनको सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। प्रशिक्षण में भी यही चीजें आपको समझाई और सिखाई जाएंगी, और उसके बाद में जब आफ्टर सिलेक्शन आप लगभग 12 मंथ का अंडर ट्रेनिंग होगा, उसमें भी फिर यही चीजें, इन्हीं परिस्थितियों से गुजरेंगे आप अपने सीनियर के अंडर में।
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे साथियों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद में अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि यहां पर साहब आपको सेंसिटिविटी शो करनी है टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन। अगर अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनशीलता का स्तर, और ये बिल्कुल जेन्युइन और राइट है कि साहब इस पर भी, इस पॉइंट पर भी आपको जांचा परखा जाएगा एग्जाम में भी और आफ्टर सिलेक्शन। साथियों वीडियो धीरे धीरे वार्ता के अनुक्रम में लंबा होगा, तो एक टॉपिक और है लैंगिक संवेदनशीलता, यानी कि जेंडर सेंसिटिविटी। अब साहब गर्ल्स, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, ये सारी की सारी जो भी अथॉरिटीज है इनके प्रति भी आपको उच्च स्तर का सम्मान और उच्च स्तर की संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय समय पर जो है आपके लिए कई सारे कमीशंस, चाहे वो वुमेन्स, चाहे वो ह्यूमन राइट्स, इस तरीके के ढेर सारे कमीशंस भी अब आपकी इंक्वायरी का पार्ट है। तो फिर कभी चर्चा करेंगे इन पर विस्तृत। तो आशा करता हूं कि आज के सेशन में आप ये बात समझ गए होंगे कि ये जो 13 टॉपिक हैं इन पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। हालांकि अब अगले वीडियो में मैं आपको शो कर दूं कि इसी वीडियो के अनुक्रम में अगले लेक्चर में जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा जनहित का, पब्लिक इंटरेस्ट और जनहित याचिका का, ये इसी के अनुक्रम में है। लेकिन इसके बाद चूंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमारी बाध्यता है, हमारी मजबूरी है कि हम एक साथ वीडियो रिकॉर्ड करें। आपकी बाध्यता, आपकी मजबूरी बिल्कुल नहीं है। आपका जब दिल करे, जब तक दिल करे तब तक उसको देखें, ना दिल करे पॉज कर दें। अगर फिर मन करे देखने का, मोटिवेट हो रहे हो, अच्छा लग रहा हो तो देखें। अब अगले वीडियो में जो हम जिस चीज को लेकर के चलेंगे साथियों, वो है पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित इंटरेस्ट, जनहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट एवं जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें मैंने लोकस स्टैंडी क्या है और आदरणीय जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, इनकी चर्चा है। आदरणीय जस्टिस BR कृष्णा जी हैं, 1979 में हुसैन आरा, मतलब ये पूरा का पूरा फिर एक टॉपिक है। ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा साथियों। तो अच्छा लगा वीडियो, जैसा भी लगा, जो भी इंप्रूव करना हो, आपके विचार हमारे स्टूडियो में, हमारे सामने तो कोई नहीं है, केवल हम इस कैमरे से बात कर रहे हैं। ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये तो कुछ भी नहीं, हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, और कोई है भी नहीं स्टूडियो में। तो साथियों आपके जो कमेंट हैं वही हमको मोटिवेट करेंगे कंटिन्यू, और हम आपके साथ लगातार जुड़ेंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साथियों। फिर आप लोगों को भी सलूट, और एक बार फिर जय हिंद।